देखो, अब टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट्स। कि जो हम नॉर्मली हमने पढ़ा है कि अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस को छोड़ दें, रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस को छोड़ दें, तो टेम्परेचर के संग या कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शन के संग रिएक्शंस रेट बदलती हैं, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है बदलता है। पर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की एक खासियत होती है कि उनका जो डीके कांस्टेंट होता है वो ना टेम्परेचर ना कैटलिस्ट से बदलता है। तो यानी हम जब अभी ये बात कर रहे हैं तो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस को अलग हटा के बात कर रहे हैं, अदर रिएक्शंस की बात करें अदर देन रेडियो एक्टिव डीकेज। टेम्परेचर डिपेंडेंस, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड वो करते हैं, उनका रेशियो लेते हैं। लेकिन रेट कांस्टेंट जो होते हैं के एफ एज वेल एज के बी, दोनों ही टेम्परेचर बढ़ने के संग बढ़ते ही है। तो मान लो किसी केस में के एफ ज़्यादा बढ़ गया, के बी कम बढ़ गया, तो ओवरऑल के सी बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। तो मान लो किसी केस में के बी ज़्यादा बढ़ा और के एफ कम बढ़ा, तो अल्टीमेटली के सी कम हो गया। पर टेम्परेचर बढ़ने के संग के एफ भी बढ़ता है और के बी भी बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि रेट कांस्टेंट तो फॉरवर्ड बैकवर्ड के टेम्परेचर बढ़ते ही है इन जनरल, लेकिन डिपेंडिंग कि के एफ ज़्यादा बढ़ा या के बी ज़्यादा बढ़ा, आपका के सी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, टेम्परेचर ये डिसाइड होता है। और किसी केस में अगर बिल्कुल अभी भी नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, पर किसी केस में ऐसा हो जाए कि दोनों बिल्कुल सेम फैक्टर से बढ़ गए, क्योंकि यूजुअली कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शन से क्या होता है, के एफ के भी दोनों सेम फैक्टर से ही इंक्रीज होते हैं, तो के सी बदलता नहीं है। लेकिन अभी हम वो डिस्कस भी करें जब हम के का एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे अरियंस फैक्टर वाला, तो लेकिन टेम्परेचर के संग ये बहुत रेयर बात है कि दोनों का इंक्रीज एग्जैक्टली सेम हो सकता है, देखेंगे कब, लेकिन तब इवन टेम्परेचर चेंज के संग भी बात नहीं बदलेगी, अदरवाइज बदलती है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, in decomposition of N2O5, the time taken for half of the original amount of material to decompose is 12 minutes at 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर N2O5 को जो डिकम्पोज करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, अगर उसे 50 डिग्री सेल्सियस पे करें तो 12 मिनट लगता है, पर अगर यही काम 25 डिग्री सेल्सियस पे करें तो 5 घंटा लग जाता है, उतना ही डिकम्पोज होने में या कंप्लीट डिकम्पोज होने में। और रूम टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो, 0 डिग्री पे भी डिकम्पोज होता है, लेकिन उसमें आपको 10 दिन लग जाएंगे कंप्लीट उसी अमाउंट को डिकम्पोज होने में, जिसको वहाँ पे 12 मिनट लग रहे थे। यू ऑल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड, बहुत ही फेमस रिएक्शन है एसिडिक कंडीशन में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 Mn2+ में रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सैलिक एसिड CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस रिएक्शन मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो डीकलराइज होता है। क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट आप क्या बोलते हो, अगर आपने मान लो कि ब्यूरेट में लिया, आप ऐड कर रहे हो, तो या अगर दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसा सोचो अभी मान लो ब्यूरेट वाली बात नहीं हो रही, आपने H2CO4 दोनों मिक्स कर दिया, डीकलराइजेशन चल रहा है, दोनों की रिएक्शन चल रही है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जब दोनों बराबर बराबर रिएक्ट कर जाएंगे तो प्रोडक्ट दोनों ही कलरलेस है, प्रोडक्ट दोनों ही कलरलेस है। KMnO4 का कलर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो पर्पल कलर है, डाइल्यूट है तो पिंक कलर है। तो वो आपको लेकिन देखा गया कि टेम्परेचर अगर कम रखा जाए तो रिएक्शन रेट स्लो होती है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। फिर इसमें एक बात और भी होती है कि जैसे जैसे Mn2+ का अमाउंट बढ़ता जाता है,
रिएक्शन अपने आप भी फास्ट हो जाती है, बिकॉज Mn2 प्लस हियर एक्ट एज अ सेल्फ कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। तो ये वाली बात भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर, इसीलिए शुरुआत में ही जरा सी हीटिंग चाहिए होती है, उसके बाद इतनी हीटिंग नहीं चाहिए। पर यह भी देखा गया कि इसमें भी एट हायर टेम्परेचर ये फास्टर डीकलराइज होता है KMnO4 कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन इन जनरल, ये मतलब एक ऑब्जर्वेशन है या एक मतलब देखा गया कि अगर 10 डिग्री का राइज किया जाए सेल्सियस में या केल्विन में, क्योंकि लीनियर डिफरेंस तो सेल्सियस केल्विन का सेम ही होता है, द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल, ट्वाइस से थ्राइस हो जाता है इनफैक्ट। इस रेशियो को एक टर्म भी बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज, इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। temperature coefficient of a chemical reaction is defined as ratio of rate constants of a reaction at two temperatures differing by 10 degree Celsius, preferably 298 Kelvin से 300, वैसे तो कोई भी 10 डिग्री, पर अगर बोला जाए कि नहीं जब हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ही निकाल रहे हैं तो वो टेम्परेचर प्रेफरेबली क्या हो, तो वो 298 से 308, और बाकी हम उसको यूज किसी भी 10 डिग्री के लिए करते हैं। क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट T plus 10 by KT, although preferably it should be K308 by K298। अच्छा, ये चीज हमने ये पढ़ा है कि रेट लॉ जो होता है वो क्या होता है, K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑर्डर जो है। तो अगर हम कंसंट्रेशन और को सेम रखें तो जो रेशियो रेट कांस्टेंट का होगा वही रेशियो रेट्स का भी हो जाएगा। यानी अगर कंसंट्रेशंस एंड कैटालिटिक कंडीशंस आर केप्ट सेम, देन बेसिकली डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट T plus 10 by KT है। लेकिन अगर हम कैटालिटिक कंडीशंस को ना बदलें और कंसंट्रेशंस को ना चेंज करें तो ये रेशियो रेट्स का रेशियो भी कह सकते हैं, RT plus 10 by RT, where KT is the rate constant temperature T Kelvin, KT plus ये T plus 10 है, T plus 10 is the rate constant at temperature T plus 10 Kelvin. This ratio generally falls between 2 and 3, which means for most of the chemical reactions the rate becomes 2 to 3 fold for every 10 degree Celsius rise in temperature। कि हर 10 डिग्री राइज पे एक रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो ट्वाइस टू थ्राइस बढ़ जाता है, एंड हेंस इफ एवरीथिंग इज केप्ट सेम रेट भी ट्वाइस टू थ्राइस हो जाती है। अब एक ये एक्सप्रेशन है जो कि कैलकुलेशंस में काफी हेल्पफुल है। अगर किसी जैसे KT plus delta T by KT, अब यहाँ पे डेल्टा टी हो सकता है कि आपका 10 से भी ज्यादा हो, सीधा हो गया कि मान लो कि 90 राइज कर दिया, या कभी कभार हो सकता है मल्टीपल ऑफ 10 ना भी दिया हो, ये भी चल सकता है, 25 डिग्री राइज किया। तो आप कैलकुलेट, अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट एट T plus डेल्टा T
divided by rate constant at T will be same as rate at T plus delta T by RT if concentrations are catalyst conditions are not changed, will be equal to temperature coefficient raised to the power डेल्टा टी बाई 10। इसको ऐसे सोचो कि मान लो आपने 30 डिग्री से राइज किया, तो आपने टी था टी प्लस 30 किया और टेम्परेचर कोफिशिएंट सेल से 2 है, तो पहले टी प्लस 10 पे क्या होगा, ट्वाइस के से ट्वाइस के हो गया, फिर अगला 10 और राइज किया तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस के, फिर ट्वाइस ऑफ दैट, तो क्या हो रहा है 2 टू द पावर क्यूब हो गया। तो ये तो इन दोनों में मल्टीपल है और उसी को मैं एक्सटेंड कर देता कि मल्टीपल नहीं है तब भी डेल्टा टी भाई, आपने 25 डिग्री राइज किया तो क्या हो जाएगा 2.5 पावर हो जाएगा। तो के टी प्लस डेल्टा टी बाई के टी इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट रेज टू द पावर डेल्टा टी बाई 10। जैसे एक प्रॉब्लम देखें, पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेज 84 क्वेश्चन नंबर 3। मटेरियल वहां से ले आओ, पिछले क्लास में तुमने जैसे ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड for every 10 degrees Celsius rise in temperature. The increase in reaction rate as a result of temperature rise from 10 degree to 100 degree. तो आपने क्या 90 डिग्री राइज कर दिया, आपको रेट का ही चाहिए, रेट ऑफ 100, रेट एट 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है भाई, ये के भी होता पर कुछ रेट पूछा है तो जब कुछ नहीं मेंशन किया तो पता मान के चलेंगे कैटलिस्ट कंडीशन और कंसंट्रेशन आर केप्ट सेम। 2 टू द पावर 90 बाई ये आएगा, अब ये जेई मेन में आएगा। ठीक है, समझ में? कभी आपको रेशियो दिया हो तो यू मे नीड टू फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बहुत काम का एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन हमने देखा कि ये चीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात है भाई, ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से एक एक्सप्रेशन बना दिया, पर क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस का कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप भी है?
the temperature dependence of the rate of chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation. It was first proposed by Dutch chemist J.H. Van 't Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided its physical justification and interpretation. Equation है K equal to A is known as Arrhenius constant या Arrhenius factor या frequency factor या pre-exponential factor, कुछ भी बोल सकते हैं. यूनिट ऑफ A is same as यूनिट ऑफ K, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है क्वांटिटी, ये एक नंबर है, तो जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट. Where A is the Arrhenius constant or factor or the frequency factor, also known as pre-exponential factor. It is a constant specific to a particular reaction. एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है. मतलब ये क्या होता है, ये किन किन पे, जैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, इन सब पे ये टेम्परेचर से जनरली नहीं बदलेगा, कैटलिस्ट से भी नहीं बदलेगा, ये हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स है. हाँ, अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा रही है तो फॉरवर्ड का अलग होगा, बैकवर्ड का अलग होगा. लेकिन अगर एक रिएक्शन दिया हुआ है तो उसके लिए जनरली ये फिक्स वैल्यू है विथ कैटलिस्ट और टेम्परेचर या कंसंट्रेशंस उनके संग. ये आपका कंसंट्रेशन अमाउंट के संग एक कंसंट्रेशन भी नहीं बदलेगा, कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जनरली डिफाइन अभी आगे देंगे कैसे होता है, पर मेनली ये टेम्परेचर और कैटलिस्ट से अनचेंज्ड है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एक रिएक्शन के लिए फिक्स चीज है. It usually does not depend on temperature and catalyst. R is a gas constant, EA is the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी को भी अभी और डिफाइन करेंगे. मेजर्ड इन जूल्स पर मोल या जूल पर मोल है. इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन. According to Arrhenius, this reaction H2 plus I2 gives 2Hi. According to Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form an unstable intermediate. भाई पहले ये आपस में कोलाइड करें एक इस तरीके का, मतलब ये नया बॉन्ड जहां से आपस में बन रहा है और पुराना बॉन्ड जो बना बनाया था वो भी वीक हो रहा है. शुरुआत में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, यहां कुछ नहीं था, अब यहां बन रहा है और यहां पे वीक हो रहा है, और फिर ये इंटरमीडिएट हो गया, एंड देन ये यहां से टूट गया HI एंड HI. According to Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and molecule of iodine collide to form an unstable intermediate. It exists for a very short time and then breaks up to form two molecules of hydrogen iodine. Hydrogen iodide. Hydrogen iodide. Actually इस चीज को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं. इनफैक्ट अगर ये ऐसे हो रहा है, ये वाला पाथ है, तो इस चीज को ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं. इंटरमीडिएट, वैसे यहां तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया. एक्चुअली इस चीज को इंटरमीडिएट ध्यान में बोल दिया, पर इंटरमीडिएट इसके लिए प्रॉपर ज्यादा प्रॉपर टर्म नहीं है. इंटरमीडिएट वो होते हैं, जैसे इसमें तो एक्चुअली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन स्टेट है, इसके अंदर इंटरमीडिएट एक्चुअली है ही नहीं. जब कोई रिएक्शन ऐसे जाए
ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है कि पहले कोई आपके पास यह था, एक ट्रांजिशन स्टेट पहुंची, ये इंटरमीडिएट हुआ, फर्स्ट इंटरमीडिएट, यहां कुछ बने जो कि फाइनली रहेंगे नहीं। हो सकता है यहां पे कुछ रिएक्टेंट्स भी अवेलेबल हो जो अभी तक रिएक्ट ना की हो, फिर वो रिएक्ट किया, फिर दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट हो गए फाइनल, यहां रिएक्टेंट्स हो गए, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, या ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये आपका एक्चुअली हुआ इंटरमीडिएट। यहां पे जो बनेंगे इंटरमीडिएट, कोई ऐसी चीज जो बनी पर अल्टीमेटली नहीं रहेगी तो ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड, मतलब उसी को इन्होंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दिया, इन्होंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को भी इंटरमीडिएट मान लिया, लेकिन कभी अगर सिचुएशन ऐसी आएगी तो यू विल मेक डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये इंटरमीडिएट नहीं है। अगर आपको कभी लगे नहीं इसी आपको दोनों के लिए सेम टर्म यूज हो तो चलेगा, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट कॉल्ड इंटरमीडिएट, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी जो नीचे होते हैं, रिएक्टेंट शुरुआत में, प्रोडक्ट बाद में, पर बाकी इन बिटवीन अगर कभी लोअर पे चीजें आ रही है इस लेवल पे, ये वाला, ये सब इंटरमीडिएट कहलाएंगे। इसमें फाइनल प्रोडक्ट और ये एनर्जी प्रोफाइल कहलाती है। ये फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर कोई पूछे इस फाइनल रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, तो इस सेक्शन डेल्टा एच विल बी दिस, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। अगर ये पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, और कभी कभार प्रोडक्ट नीचे भी हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। हाँ, लेकिन ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, तो 2 स्टेप में पहला स्टेप भी एंडोथर्मिक है। यहां पे पहले स्टेप का डेल्टा एच ये होगा, दूसरे स्टेप का ये होगा, और कभी ऐसे मान लो आपके पास ऐसा दिया हुआ है, मानो ऐसे दिया हुआ है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2। इसमें ओवरऑल ये रिएक्शन क्या है, इसको जैसा और क्लियर कट कर देते हैं। कोई पूछे ये ओवरऑल रिएक्शन कैसा है, तो देखो ये इसका एनर्जी इसके ऊपर है, तो ये एंडोथर्मिक है। लेकिन पहला स्टेप एक्सोथर्मिक है, ये दिस माइनस दिस है ना, ये वाला, और दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक है, ओवरऑल एंडोथर्मिक है। ठीक है ना, तो ये चीज हुई। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी जो देखें यहां पे था रिएक्टेंट्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, तो ये जो एनर्जी आपको नीडेड है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, EA। और क्योंकि रिएक्टेंट से इधर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं EAF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। पर यहीं पे इस बात को सोचो, इधर से इधर सोचो, चलो कभी ऐसा हो रहा, तो ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलेंगे EAP या समटाइम EAR, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। और डेल्टा एच आपका क्या होता है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट हैज लेसर एनर्जी विद रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
तो डेल्टा एच रिएक्शन इज डिफाइंड एज EAF, एक तो वही फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, पर एक्टिवेशन में EAF माइनस, तो यहां पे EAF कम है, EAB ज्यादा है, EAF EAB दोनों ही पॉजिटिव है, पर वो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये डिफरेंस EAF ये हुआ, EAB ये हुआ, तो सब पे आपका ये वैल्यू विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये वैल्यू विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ गई। Figure B is obtained by plotting potential energy versus reaction coordinate. Reaction coordinate represent the profile of energy change when reactants change into products. Diagram showing plot of potential energy versus reaction coordinate. ये चीज ठीक है। अब देखो ये, अच्छा अब आप इसे एक्सप्रेशन देखे, हमने जो अरेंज इक्वेशन लिखी वो लिखी है के ए ई टू द पावर माइनस ये बाई ये रेट कांस्टेंट है, ये अरहेनियस फैक्टर, या कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर इन केल्विन, आर तो आपका वो है गैस कांस्टेंट। तो देखो some energy is released when the complex decomposes to form products. So the final enthalpy of reaction depends upon the nature of reactant and product. All the molecules in the reacting species do not have the same kinetic energy. भाई ये तुमने पढ़ाई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड होती है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। All the molecules in the reacting species do not have the same kinetic energy. Actually एक होता है क्योंकि हम लोग तो अब गैसेस स्टेट चैप्टर हट चुका है, तो वरना ये एक क्या होता है कि जो एक गैस सैंपल है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स, क्योंकि हम जब सैंपल की बात करते हैं तो इवन इफ वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट इट कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि उस सैंपल में हर तरीके की स्पीड रेंजिंग फ्रॉम वेरी लो से वेरी हाई मिलती है। जैसे इस एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इस तरीके का, इट इज कॉल्ड स्पीड। आज जाके वो जो
हम लोग वहाँ पे मैं देखूंगा कि या नहीं है तो मैं तुम्हें जो स्टेट्स ऑफ मैटर के जो न्यूमेरिकल्स है जेई एडवांस्ड के वो मैं अपलोड करूंगा, तो उसके अंदर जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे पहले थ्योरी भी डिस्कस मैंने शॉर्ट में की है, तो उसको उतने पोर्शन को देख लेना। तो उसमें मतलब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आज भी मेरे जेई एडवांस में स्टिल इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ से बताता हूँ, तो ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। क्या कहती है, क्या बता रहे हैं, यहाँ पे स्पीड होता है और यहाँ पे एक टर्म होती है पीवी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड। तो ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है थ्योरेटिकली, मतलब इस सैंपल में हर तरीके की स्पीड अवेलेबल है। इसका क्या, ये जैसे ये है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्वांटिटी क्या बता रही है, देखो यहां पे अगर ये v स्पीड है तो ये v प्लस dv है, तो ये बता रहा है pv dv। ये एरिया क्या हो गया, ये हाइट हो गई pv और ये हो गया dv, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है। तो pv dv बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स in the sample having their speed between v2 v plus dv, या प्रैक्टिकली कोई दोनों बराबर तो v कह लो, कोई वेरिएबल v, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसीलिए पीवी होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड। तो जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पीवी इंटू डीवी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायमेंशन फ्रैक्शन क्या आता है, मतलब डायमेंशन लेस। अब जैसे अगर आप इस चीज को 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करोगे, पीवी एक फंक्शन होता है जो कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक फंक्शन उसने दिया था, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, ग्राफिकली क्या होगा, ये पीवी डीवी, ये पीवी डीवी थे होल एरिया। जिसकी वैल्यू आती है 1, क्योंकि ये फ्रैक्शंस का सम है, ये फ्रैक्शंस का सम है, तो इसकी वैल्यू आती है 1। जैसे कोई बोले पीवी डीवी v1 से v2, और ये बताएगा क्या, मान लो कोई यहां पे v1 है, ये v2 है, तो ये वाली एरिया, तो हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर स्पीड बिटवीन v1 एंड v2। अच्छा, ये वाला जो वैल्यू है ये क्या बताएगा, ये जो मतलब हाइट है ये वाली, ये कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या मतलब, इट इज द स्पीड कंटेन्ड बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल। जैसे अगर मान लो आपका 1000 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v1 है, 400 मॉलिक्यूल की स्पीड v2 है, 50 मॉलिक्यूल की v3 है, 150 की v4 है और 200 की v5 है, तो मोस्ट ऑफ स्पीड कौन सी आएगी, कंटेन्ड बाई
मैक्सिमम दैट इज 400 मॉलिक्यूल, तो वी जो भी V2 था 400 मॉलिक्यूल रजिस्टिव स्पीड को रखा। ये निकाले कैसे? एक्चुअली जो PV है इसको बोलते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक फंक्शन होता है, एक वैल्यू दिया हुआ होता है, उसको जब आप, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर ये PV आपको मालूम है, y मालूम है, तो इस पॉइंट पे, और ये V है, तो इस पॉइंट पे क्या कंडीशन होती है, ये मैक्सिमा है इसका, लोकल मैक्सिमा, तो इस पे क्या होना चाहिए, dp बाई dv शुड बी, एक्चुअली dp बाई dv जब जीरो करोगे तो 3 पॉइंट आएंगे उसके, कि मिनिमम, तो नीचे ऐसे 3 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी इनफाइनाइट, क्योंकि यहां पे भी ऐसा ही है, और एक आएगा फाइनाइट वैल्यू सम, जिसके रहती है √2RT/m, वो जो फंक्शन होता है उससे करके डिफरेंशिएट करके √2RT/m करके एक वैल्यू थी। 2R मतलब गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर केल्विन में, और M मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये जो वैल्यू थी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब स्पीड कंटेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल फॉर अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T। अच्छा, ये तो हो गया ग्राफ किसका, स्पीड PV वर्सेस V। अब मान लो कि हम काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये y एक्सिस पे रेदर देन, मतलब x एक्सिस पे V के बजाय हम काइनेटिक एनर्जी ड्रॉ करना चाहते हैं, रेदर देन V, मतलब ऊपर वाला तो हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे, तो और हम x एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या बताओ भाई, यहां पे v ड्रॉ किया था, एक पार्टिकल का स्पीड अगर v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एक तो उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो हर में ही हो जाएगा, सेम ही चीज होगी एक सैंपल के लिए, यानी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। फिर अपने क्या क्या v है, v स्क्वायर का, इसको एक और v कर दिया, तो जैसा नेचर v का एग्जैक्टली ग्राफ ओवरलैप नहीं करेगा, पर क्या बिहेवियर तो वैसा ही रहेगा। जहां पे ये कम है v स्क्वायर भी कम होगा, जहां ये बड़ा है v स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो ये जो नेचर, तो बिल्कुल ऐसा ही नेचर इसका आ गया। यहां पे क्या हुआ, रेदर देन v एक काइनेटिक एनर्जी है, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी, तो बिल्कुल नेचर ऐसा ही हो गया। दिस विल बी कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल with precision, Ludwig Boltzmann and James Clerk Maxwell used statistics to predict the behavior of large number of molecules. According to them, distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecules Ne by Nt. Ne मतलब molecules having energy E, Nt मतलब total number of molecules, with a given kinetic energy E versus kinetic energy. Ne is the number of molecules with energy E and Nt is the total number of molecules. Peak of the curve corresponds to most probable kinetic energy, that is kinetic energy contained by maximum fraction of molecules. There are decreasing number of molecules with energies हायर और लोअर देन दिस वैल्यू, मतलब वही कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाकी सबके नंबर इस नंबर से कम है। अब ये किसी टेम्परेचर T पे है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये बात यहां भी मिलती है कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस कर्व, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये होता है, जैसे पहला कर्व ये है, मान लो T टेम्परेचर पे T डैश किया, कर्व का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जो ये पीक होती है
इसकी डिस्टेंस यहां से बढ़ जाती है, पर हाइट कम हो जाती है। एरिया अंडर द कर्व दोनों में अभी भी सेम रहता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का सम तो दोनों में 1 ही आना चाहिए। इस कर्व का यहां पे टी डैश ग्रेटर देन टी है, इसकी जो विड्थ होती है, हाइट इस ऊपर, वो कम होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। विड्थ, क्योंकि एरिया सेम रहना है, दूर जा रहा है, तो हाइट अगर ये बढ़ेगा तो हाइट को कम होगा, तभी तो एरिया क्या होगा, सेम रह पाएगा। और इसका मतलब ये होता है कि जैसा जितना टेम्परेचर लोअर होता है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, उसके आसपास की स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ड्रेस्टिकली डिक्रीज कर जाता है, शार्पली डिक्रीज करता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आप एनर्जी देते हो, एनर्जी देते हो तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। आइडियल गैस इज कंसिडर्ड लाइक एन आइडियल फादर, कि कोई चीज ज्यादा है तो सब बच्चों में बराबर बांट दे। तो जब एनर्जी ज्यादा मिले तो क्या करेगा, जिसके पास पहले से कम है स्पीड उनको ज्यादा दे देगा, जिनके पास ज्यादा है उनको कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि ये जो हाइट, ये जो ऊपर वाला है, सबका लेवल एक जैसा आता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है, सबकी एनर्जीज धीरे धीरे मोस्ट प्रोबेबल के बराबर ही पहुंच रही है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वाला जैसे ये था कि इस वाले, ये वाली एनर्जी जो है इतने फ्रैक्शन है, और इसके आसपास की एनर्जी रखने वाले का फ्रैक्शन भी बहुत कम नहीं है, और धीरे धीरे फ्लैटन आउट होता जाएगा कि सबकी एनर्जी एक जैसी होती जा रही है। तो ये चीज, एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम। तो देखो यहां पे भी इन्होंने यही बात बोली, ये कर्व टी पे, ये T1 इक्वल टू टी पे है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो मैक्सिमा वाला पीक है ये दूर पहुंच गया, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और हाइट कम हो गई। अब ये वाली बात समझो, पहले इसमें समझो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। मान लो मैंने ये एनर्जी का एक्सिस है, तो यहां पे हमने एक ये टर्म जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे मान लो इस पॉइंट पे प्लॉट किया। तो मुझे ये बताओ ये वाला, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having their kinetic energy greater than or just equal to activation energy। क्योंकि ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहां पे क्या था, ग्रेटर देन दिस स्पीड। अब यहाँ ये क्या है, एक एनर्जी टर्म है, तो ग्रेटर देन दिस एनर्जी विच इज एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन दिस। और ये वैल्यू आती है जब पूरा कैलकुलेटर कुछ करते हैं, यही वैल्यू आपकी ये है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, e टू द पावर, जो आपका यहां टर्म है ना ये वाला, तो ये टर्म क्या सजेस्ट करती है, ये टर्म बताती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल हैविंग देयर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यही वाले मॉलिक्यूल अगर प्रॉपरली कोलाइड करें, ये वाले मॉलिक्यूल अगर प्रॉपरली कोलाइड करें, मतलब इन वाले मॉलिक्यूल्स में क्या है, दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। इफ दे अकेला ये भी काफी नहीं है, पर इसके अलावा जो मॉलिक्यूल है वो कुछ भी कर ले, दे विल नॉट यील्ड प्रोडक्ट। ये वाले मॉलिक्यूल
ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इफ दे कोलाइड प्रॉपर, इफ दे कोलाइड, इनफैक्ट अभी तो कोलाइड की बात करो, इफ दे कोलाइड देन दे विल यील्ड प्रोडक्ट। पर मान लो अगर ये वाले मॉलिक्यूल यहां पे जो है अगर वो कोलाइड भी करे तो वो एनर्जी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उनके कॉलिजन से भी प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन होना जरूरी है और एक मिनिमल एनर्जी रखना भी जरूरी, दोनों क्राइटेरिया सेम। इसीलिए देखो ए जो होता है एक कॉलिजन वाली बात का टेक केयर कर रहा है और ये एनर्जी टर्म का टेक केयर कर रहा है, पर दोनों ने मल्टीप्लाई कर दी है। तो आपने प्रोबेबिलिटी या पीएनसी में पढ़ा होगा, एक एडिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। एडिशन प्रिंसिपल कब यूज होता है, मान लो कोई एक वर्क है W1, उसको करने के m तरीके हैं, W2 करने के n तरीके हैं, और आपका काम किसी एक को भी करने से हो जाए, तो आप बोलोगे आपके टोटल वेज m+n है। पर अगर आपका काम दोनों को करने से ही होता है, जैसे नॉर्मल पर्सन अगर ड्रेसिंग करता है तो शर्ट के संग पैंट भी पहनेगा ही, तो अगर मान लो उसके पास 5 शर्ट है 4 पैंट है, तो क्वेश्चन आता है कितने में वो ड्रेस्ड अप हो सकता है, तो हम बोलते हैं भाई 5 × 4 20 वेज। कि हम एक नॉर्मल आदमी की बात करें जिसके ड्रेसिंग के लिए दोनों पहनना जरूरी है। अब मान लो किसी की कल पैंट पहन के ही ड्रेसिंग खत्म हो जाती है और कोई शर्ट पहन के ही ड्रेस्ड अप हो गया, तो ठीक है, उसका 5+9 तरीका हो गया, वो है। बाकी नॉर्मल आदमी के लिए 5 × 4 20। तो जैसे आप डिजिट मेकिंग वाला भी करते हो क्वेश्चन, डिजिट बाद 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो उसमें क्या करते हो, चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि आपका काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हर प्लेस पे कोई डिजिट प्लेस ना कर दो। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई क्यों है a × दिस, क्योंकि आपको केवल एनर्जी क्राइटेरिया नहीं चाहिए, आपको एनर्जी भी चाहिए और कॉलिजन भी चाहिए। अकेली एनर्जी बहुत उछल कूद कर रहे हैं मॉलिक्यूल, पर कोलाइड ही नहीं किए तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोलाइड किए पर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये वाला टर्म जो e⁻⁻A/RT है, वो ये चीज हो गया जो आपकी एनर्जी, इट गिव्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये कोई का क्वेश्चन ही आता है कि आपको ये दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, फाइंड इन द सैंपल फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो डायग्राम में ये वाली एरिया ये हो गई, अगर ये है, इफ दिस इज EA तो ये वाली एरिया आपका EA कम हो गया। मान लो जैसे अभी हम जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, EA कम हो जाता है ग्राफ पे। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट डोंट प्रोवाइड एनर्जी। जैसे 2 तरीके से रिएक्शन रेट बढ़ाई जाती है, टेम्परेचर बढ़ा के हम क्या करते हैं, बैरियर को कम नहीं करते। बैरियर वही, जैसे हमारी एक स्कूल में पासिंग मार्क है 40, तो देखा कि भाई बच्चे बहुत से फेल हो गए, तो एक आदमी टीचर आया, उसने सबको बहुत पढ़ाना शुरू किया, तो पहले जिनके 25 नंबर भी आए थे उनके भी 42, 43, 45 आ गए। ये काम टेम्परेचर का है। एक टीचर आया बोला छोड़ो कौन मेहनत करेगा, पासिंग मार्क की 22 कर दो, तो 25 वाला भी पास हो गया, बिना अपनी मेहनत के 25 वाला भी पास हो गया। कैटलिस्ट का काम ये है कि भाई वो बैरियर को कम कर देता है कि लो सब पास हो जाओ। तो अगर यहाँ पे बैरियर कम कर दें, EA कम कर दें, तो क्या हुआ, पहले फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का एरिया कौन सा था, ये, अब ये आपने EA डैश कर दिया तो ये एरिया अपना भी बढ़ गया, e⁻⁻EA⁻RT। पर टेम्परेचर क्या करेगा, ये काम करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, कर्व ऐसा हो गया। तो ये वाला जो डार्क ब्लैक है ये कौन सा एरिया है, पहले वाला e⁻⁻EA/RT1। ये पूरी एरिया अभी EA इज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, प्रैक्टिकली अनचेंज रहता है विद टेम्परेचर, EA वही रहा, पर अब नई एरिया ये वाली है। तो ये पूरी एरिया कितनी हो गई अब, ये वाली, ये ग्रे और ब्लैक को मिला के e⁻EA/RT2। T2 ज्यादा है तो R/T2 क्या हो जाएगा, EA/RT2 कम हो जाएगा, नेगेटिव पावर कम मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये जो केवल ग्रे है वो क्या बता रहा है, वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो आ गए। ये था ये एरिया e⁻EA/RT1, ये पूरी एरिया है EA
ई टू माइनस ई ए बाई आर टी टू, और ये वाली एरिया क्या होगी, दोनों का डिफरेंस, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जाइज हो गए बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज। तो इसलिए रेट बढ़ गई कि मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। पर ये वाले मॉलिक्यूल जो कि इस बैरियर को ही क्रॉस नहीं कर सकते, ये चाहे कैसे भी कोलाइड कर ले, दे विल नॉट यील्ड प्रोडक्ट। इसके संग कॉलिजन जरूरी है, ना केवल कॉलिजन प्रोडक्ट देगा, ना केवल एनर्जी क्राइटेरिया प्रोडक्ट देगा। इसको स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे भी कॉलिजन थ्योरी में आएगा। तो ये हो गया। द एरिया अंडर द कर्व, देखो ये, when the temperature is raised, the maximum of the curve moves to the higher energy value and the curve broadens out, that is spread to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energies. The area under the curve must be constant since total probability must be 1 at all times. We mark the position E on Maxwell-Boltzmann distribution curve, जैसे we can mark E को मार्क किया। Increasing the temperature of the substance increases the fraction of molecules which collide with energies greater than EA. It is clear from the figure D that in the curve at T plus 10, the area showing the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy gets doubled, leading to the doubling rate of reaction. वही 10 डिग्री राइज पे क्या होता है, ये टर्म ऑलमोस्ट, मतलब ये एरिया जो पहले वाली थी और ये जो नई एरिया बन गई वो नियरली डबल हो जाती है। तो ये डबल हो गई तो क्या हो गया, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स जो बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं डबल हो गए, तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो गया उस तरीके से। और बाकी एग्जैक्ट चीजें हम इन एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, आर की वैल्यू का, अगर ई जूल में है तो आर 8.314, कैलोरी में है तो 2 या 1.97, और एग्जैक्ट बोले तो 2 से हम चलता है। किलो जूल में है तो आर 8.314 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी में तो 2 इंटू 10⁻⁻। टेम्परेचर कभी भी केल्विन में ही होगा और कोई चॉइस ही नहीं आपके पास, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। तो ये आपका हो गया, ए हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसे देखो, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कॉलिजन पर सेकंड, और ये दोनों टर्म मिला के बोलेंगे कॉलिजन अकरिंग पर सेकंड विद प्रॉपर एनर्जी। कॉलिजन ए इंटू इट, अगर जैसे के है उसे क्या बोल सकते हो, कॉलिजन अकरिंग पर सेकंड, वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई, विद प्रॉपर एनर्जी, एंड दैट दे आर यील्डिंग प्रोडक्ट। तो ये चीज कॉलिजन अकरिंग पर सेकंड विथ प्रॉपर एनर्जी। अच्छा, अब ये देखो कुछ मैथमेटिक्स रिलेटेड टू दिस। के इक्वल टू क्या है, ए e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इसका नेचुरल लॉग, एक तो इसका के वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा, एक एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे नेगेटिव पावर कम होगा तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू बढ़ेगी। चाहे तो आप अगर इसका डीके बाई डी करते हो, उसकी अगर जरूरत भी पड़ेगी इससे आगे, डीके बाई डी क्या देगा, ए तो कांस्टेंट है, क्या होगा इसका ई टू द पावर, पहले तो यही हो जाएगा, और इसका डी बाई डी क्या होगा, माइनस ई ए बाई आर तो है ही, 1/t का माइनस 1/t², तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई ए बाई
आर टी स्क्वायर, इसको वापस क्या लिख सकता हूं मैं, मेरा मन करे तो के के ई ए बाई आर टी स्क्वायर, ई ए पॉजिटिव, के पॉजिटिव, आर तो पॉजिटिव है यूनिवर्सल कांस्टेंट, टेम्परेचर स्क्वायर पर टेम्परेचर भी केल्विन में पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीज करेगा। लेकिन जब इसे मैं सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा डी टू के बाई डी टी स्क्वायर, तब क्या होगा, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर इनफाइनाइट को टेंड करता है तो वैल्यू क्या टेंड करेगी, के विल टेंड टू, इसका क्या मतलब कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो एनर्जी इज नो लॉन्गर अ बेसिस, सबके पास एनर्जी है सफिशिएंट, ओनली कोलाइड होना ही सफिशिएंट है, एनर्जी इज नो लॉन्गर अ क्राइटेरिया। तो एट इनफाइनाइट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू अरेनियस फैक्टर, कोलाइड करो प्रोडक्ट दो, एनर्जी सबके पास है। तो यानी इसका फाइनली जब इनफाइनाइट होगा तो वैल्यू ए के आसपास पहुंचनी चाहिए कांस्टेंट। स्टार्ट आपका ऐसे हो रहा है, तो एक्चुअली ये ग्राफ जो होता है ऐसा कुछ होता है, मतलब बढ़ तो हमेशा रहा है, लेकिन जब इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, के की वैल्यू को रखना पड़ेगा पहले, ये वाला जो है, तो ये ए ई पा माइनस ए बाई आर टी, तो फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि सेकेंड डेरिवेटिव डिसाइड करता है अबाउट कॉन्केविटी का, सेकेंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है तो कॉन्केव अपवर्ड, नेगेटिव तो कॉन्केव डाउनवर्ड। तो होता क्या है कि जब आप इसे सेकेंड डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ऐसा चीज मिलेगा, एक वैल्यू ऐसी मिलेगी ई ए बाई टू आर, ई ए बाई टू आर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे ज्यादा पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, मैथमेटिकली कहोगे तो मिल जाएगा वो चीज, और उससे कम पे सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है। तो आपका यानी इस पॉइंट तक क्या हुआ, इंक्रीजिंग भी और कॉन्केव अपवर्ड भी है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जहां पे कॉन्केविटी बदलती है। फिर ये हो गया इंक्रीजिंग है पर कॉन्केव डाउनवर्ड है, और फाइनली ऐसा हो जाएगा ये चीज। लेकिन होता क्या है, टेम्परेचर केल्विन स्केल में ई ए बाई टू आर जो वैल्यू आती है, जहां पे कॉन्केविटी बदल रही है, ये अपने आप में ये जो नॉर्मल भी रिएक्शंस होती है, जो नॉर्मल रिएक्शन, उनका भी ये 100 किलो जूल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसके आसपास होता ही है। तो 100 किलो जूल मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 1000 जूल, 2R मतलब 2 इंटू 8.16 कैलो, चलो एक बार, तो 100 बाई 16 क्या हो गया 6, और 6000 आगे 1000, ये 6000 केल्विन के आसपास ये टेम्परेचर आता है, जो कि बहुत बड़ा टेम्परेचर है। प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसी पहुंचेगी नहीं, मतलब मैथमेटिकली तो ठीक है, आप कोई भी एक्स पे बोल दो बदल जाएगा, पर एक रिएक्शन के लिए 6000 केल्विन तक तो आप जो बातें सोच रहे थे वो रिएक्शन ही खत्म, मतलब चीजें बिल्कुल ही बदल जाएंगी। तो नॉर्मली क्या होता है, ये वाला चीज रिएक्शंस के लिए पहुंचता नहीं है, और बहुत कम हो टेम्परेचर, तो केल्विन में 150 केल्विन भी क्या है, -123 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकता है वहां पे आप जिसको बात करो वो गैसेस सोचो, गैसेस ही नहीं है, फ्रीज हो चुकी हैं चीजें। तो प्रैक्टिकल कर्व होता है समवेयर ये बात मैं क्या तो बस ये ऐसा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। बात की चीज ऐसी कि ये ऐसे गया, ये फिर ऐसे जाके ऐसे हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल कर्व एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ठीक है। और एक ये वाली बात, K टेंड्स टू है एट T टेंड्स टू इनफाइनाइट, वेरी लास्ट टेम्परेचर पे। तो K वर्सेस T तो ये हो गया,
कर्व। आइए समझ में। फिर ये देखो, ये इक्वल टू ये है, तो अगर मैं इसका नेचुरल लॉग लू, ये हो गया ln के ln ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये क्या हो गया ग्राफ। अगर इसको y बोला जाए, 1/t को x बोला जाए, तो ये माइनस ई ए बाई आर स्लोप हो गया, और ये c हो गया। तो ये तो इंटरसेप्ट ln ए हो गया। स्लोप अगर ये थीटा है तो टेन थीटा, तो आप लोग थीटा, क्योंकि आपका थीटा का 90 से बड़ा है तो टेन थीटा विल कम नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपको थीटा ये दिया हुआ है तो योर स्लोप विल बी 10 पाई माइनस थीटा, तब टेन थीटा आपका पॉजिटिव है लेकिन माइनस टेन थीटा, तो वो चीजें तो ध्यान रखना वो क्या चीज दी है उसके हिसाब से स्लोप ये वाला एंगल का होता है। तो इससे आपका ये निकल सकता है, ग्राफ ये हो गया। और अगर बेस 10 कर दो तो ये log 10 a हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 r। तब क्या हो गया, तब क्या हो गया, बाकी सब चीजें सेम, स्लोप माइनस ई ए बाई 2.303 r हो जाएगा, स्लोप ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात। करना है ओ डॉली, मैडम को बोलना पानी फिर से गिर रहा है इसी से, बीच वाले से। आज विश्वजीत आई गई घर पे, तो मैडम कोई ठीक है, बात समझ में आई। तो अब देखो, हमने ये बात देख ली ln के ln ए log के ये भी लिख सकते हैं टेम्परेचर के संग एक्टिवेशन एनर्जी। ओह टेम्परेचर के संग एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलती है। जैसे अर्हेनियस फैक्टर डज नॉट चेंज विथ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए टेम्परेचर एंड
कैटलिस्ट, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी practically does not get affected by temperature. For small changes for practical purpose. अब कभी बोल ही दे तो अलग बात है, तब वो लेना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली ये बात हम अच्छा। अब अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे ले तो आपकी इक्वेशन जैसे मान लो ये टेम्प K1 है एट T1, तो log K2 क्या हो जाएगा, log A माइनस EA बाई T2, है ना। अगर मैं 3 माइनस 2 करूं तो क्या मिलेगा, log K2 बाई K1, log A कट गया और ये हो जाएगा EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस, जो कि बन जाता है T2 माइनस T1 बाई T1 T2। इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि रेट कांस्टेंट्स को दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिलेट कर रहा है, प्रोवाइडेड यू नो द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे कुछ ये बातें देखो, पहले कुछ पॉइंट्स, एक एक करके पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। ये जो अरेनियस, सबसे पहले ये वाली बात, अरेनियस K इक्वल टू A हीट पर माइनस EA बाई RT। तो मैंने अभी किया था DK बाई DT, तो DK बाई DT इक्वल टू आ जाता है K EA बाई RT स्क्वायर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, विच इंप्लाइज K is always increasing with temperature increase। जो मैंने ग्राफ बनाया भी था K वर्सेस T का, ग्राफ का नेचर एक्चुअली ऐसा होता है, पूरा ड्रॉ करोगे तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ग्राफ ये होता है क्योंकि जहां पे अपना वैल्यू बदलता है टेम्परेचर का, वो इतना हाई टेम्परेचर वहां तक चीज़ जाती ही नहीं है ना, बहुत लो टेम्परेचर पे भी रहती है। तो ग्राफ प्रैक्टिकली ये हो गया। फिर नेक्स्ट, तो ये तो आपके पहला चीज हुआ, ठीक है। फिर ये बात देखो, dk बाई dt इक्वल टू K EA बाई RT स्क्वायर। अब किसी रिएक्शन का EA हाई है,
अगर किसी का जैसे डीके बाई डी क्या बता रहा है, डीके बाई डी क्या बताता है, डीके बाई डी बता रहा है कि टेम्परेचर के संग रेट कांस्टेंट कैसे बदल रहा है। तो जिस रिएक्शन का ई हाई है, हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, उसका डीके बाई डी भी बड़ा होगा। तो मतलब इट हैज स्ट्रॉन्गर डिपेंडेंस विद द रेट कांस्टेंट, द रिएक्शन विच हैज हायर वैल्यू ऑफ ई, उसका रेट कांस्टेंट हैज स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर डिपेंडेंस, मीन्स हायर ई स्ट्रॉन्गर डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर। जैसे एक मान लो ये सिचुएशन है, आपको एक ग्राफ दे दिया के वर्सेस टी का, दो रिएक्शंस के लिए दिया हुआ है। भाई हमने बताया नेचर ऑफ कर्व तो यही बताया, क्या बताया, इस तरीके का ही होता है। के वर्सेस टी का कर्व कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ये दो अलग अलग रिएक्शन के लिए है और एक कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब इस वाले के लिए टी भी सेम है, के भी सेम है, ओनली इनके एक्टिवेशन एनर्जीज अलग है, तभी ये दो अलग तरह से दिख रहे हैं। कोई पूछे किसका ई ए बड़ा है किसका छोटा है, तो इस पॉइंट पे के और टी तो सेम है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो डी के बाई डी टी जिसका बड़ा होगा उसका ई बड़ा होगा। तो डी के बाई डी टी क्या है, के ई ए बाई आर टी स्क्वायर। तो के सेम है कॉमन पॉइंट पे, टी सेम है, आर तो कांस्टेंट ही है, तो रह गया ई ए। तो इसमें ज्यादा स्लोप किसका है, 1 का या 2 का, 1 का। 1 का स्लोप ज्यादा है 2 से, तो इसका ई ए ज्यादा है। तो ई ए 1 इज ग्रेटर देन ई ए 2। कई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ जाती है चीज। ये ग्राफ ही देते हैं, सही 2-3 ग्राफ दे दिए, ई ए का ऑर्डर पूछ लिया। फिर एक ये देखो, ये वाली बात, इफ K1, मान लो K1 ये दिया हुआ है, K1 ये दिया हुआ है, K2 ये दिया हुआ है, K3 ये दिया हुआ है, K1, K2 एंड K3 दिए हुए हैं। ये A1 ई पावर माइनस E1, 3 अलग अलग रिएक्शन कुछ है। और कोई सिचुएशन ऐसी है कि इन तीनों रिएक्शन से कुछ कंबाइंड होके एक चीज बने जिसमें के नेट की वैल्यू ऐसी है, K1 टू द पावर x, K2 टू द पावर y, K3 टू द पावर z नीचे, मतलब केवल प्रोडक्ट या डिवीजन में चीज है। तो कोई पूछे एट सेम टेम्परेचर, तो जो नेट रिएक्शन है जिसका के नेट ऐसा है, but k net will be compared to, क्या हो जाएगा, a net e to the power e net by RT, ये हो जाएगा। तो जब मैं इसको ऐसे रखूंगा, K1 की वैल्यू रखी, K1 क्या हो जाएगा, A1 पावर x e टू द पावर माइनस x E1 बाई RT, ये हो जाएगा A2 पावर y और ये तो ये हो गया A1 पावर x e टू द पावर माइनस 1 बाई RT कॉमन ले लें, x E1 प्लस y E2 माइनस z, ऐसा हो जाएगा। कंपेयर विद दिस, तो A नेट तो क्या हो गया, A1 टू द पावर x, A2 पावर y, A3 पावर z। A नेट तो ये हो गया जब K नेट ऐसा है। और ये क्या हो जाएगा, x E1 मतलब जो ऊपर है, x K1 का E1 प्लस y E2 माइनस z E3, ये E नेट हो जाए इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी कहीं कहा जाता है।
ठीक है, बस प्रूफ तो ये इस तरह से हो गया। बाकी क्लियर, डेरिवेशन समझ में आ गया पूरा। फिर एक चीज ये देखो, ये देखो, अगर पैरेलल रिएक्शंस है, फॉर पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दोनों फर्स्ट ऑर्डर, हमने क्या पढ़ा है, के नेट की वैल्यू क्या होती है, के नेट आपका ये होता है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए K1 प्लस K2। तो हमें निकालना है कि अगर इस पाथ का K1 है और एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, और इस पाथ का K2 है, रेट कांस्टेंट EA2 एक्टिवेशन एनर्जी है, तो क्या हम नेट रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी वो बता सकते हैं क्या? तो K नेट ये है, तो K नेट को ऐसे लिख दो, A नेट ई पावर माइनस EA नेट बाई RT, और ये ऐसा हो जाएगा A1 ई पावर माइनस EA1 बाई RT, A2 ई पावर माइनस EA2 बाई RT। वही कहां पे लेस इक्वल टू है, वही इक्वल टू लिखा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड रेजोनेंट टेम्परेचर, हमें क्या मिलेगा, dk बाई dt क्या मिलता है, k EA नेट बाई RT स्क्वायर, ये हो जाए K1 RT स्क्वायर, सेम टेम्परेचर पे हो रहा है बात, K2 EA2 बाई, तो RT स्क्वायर क्या हो गया, कट गया है ना, RT स्क्वायर कट गया, तो आपका EA नेट क्या हो गया, K1 EA1 प्लस K2 EA2 बाई K नेट, K नेट क्या है, K1 प्लस K2, दैट्स इट। देखिए चीज, तो एक पहला अगर तीन हो, तीनों पैरेलल है, तो इसका ई नेट क्या हो जाएगा, K1 E1 K2 E2 K3 बाई, है ना, ऐसा हो जाए ये चीज। आई बात समझ में, आगे बोले। अच्छा ये देखो, एक अगर ऐसा डायग्राम दिया हुआ, ये y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, x एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्टेंट है, तो पहला ये ट्रांजिशन स्टेट पहुंचा, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1 या ट्रांजिशन स्टेट 1, ये कहलाएगा एक्चुअली इंटरमीडिएट, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट 2, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2, ये फाइनल प्रोडक्ट। ये ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? पहली बात तो दो स्टेप रिएक्शन है, इस डायग्राम से क्या क्या चीज इन्फर कर सकते हैं, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये हुआ, केवल ऐसा हो जाए 1 स्टेप मैकेनिज्म,
ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है जिसके अंदर अच्छा ये यहां पे केवल रिएक्शन आगे से मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, ऐसे आ रही है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे पहले पाथ इस वाले का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड का इधर से यहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए EA1, EA2 क्या हो जाएगा, ये EA2 हो जाए सेकंड पाथ का। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा रेट कौन सा उतना कम होगा, क्योंकि माइनस EA/RT, तो माइनस वैल्यू बढ़ जाएगी तो वैल्यू कम हो जाती है, तो EA ज्यादा K कम, रिएक्शन स्लोअर। तो जिसका एक्टिवेशन जिस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसका K कम है, स्लो है, तो उन दोनों में वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। EA1 greater than E2, 1 इज स्लोअर, क्योंकि अगर ये ज्यादा है तो K1 लेस देन K2 होगा, हेंस ये हो गया। ठीक है, स्टेप 1 यहां पे क्या हुआ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट से भाई ये इंटरमीडिएट है पर है तो एक तरह से इस वाले के लिए तो प्रोडक्ट ही हुआ, तो ये बढ़ रहा है मतलब एंडोथर्मिक। सेकेंड वाला एक्सोथर्मिक, ओवरऑल यहां से यहां देखो एक्सोथर्मिक, ओवरऑल एक्सोथर्मिक नीचे हो रहा है, ओवरऑल एक्सोथर्मिक, ये वाला एंडोथर्मिक, सेकेंड वाला एक्सोथर्मिक। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू उस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ EA प्लस रिएक्टेंट्स का एनर्जी। जैसे कोई यहां पे इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले तो ये एनर्जी प्लस ये, यहां पे बोले तो ये एनर्जी प्लस ये वाला, क्योंकि इसके लिए रिएक्टेंट ये हो जाएगा, इस वाले पाथ के लिए ये रिएक्टेंट ये, तो ये चीज है। यानी इस वाले में सेकंड स्टेप, पहला कौन सा स्टेप, EA1 ग्रेटर देन EA2 है, तो पहला स्टेप स्लो है यानी RDS है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अच्छा एक बात, एक अभी देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी एक बार देख लो। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो टोटल एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी इस वाले केस में, ये वाली एनर्जी इस केस में, तो ये एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस ये एनर्जी, ये वाली एनर्जी, तो ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी हो गई प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे ये रिएक्टेंट हो गया एक तरीके से इस वाले के लिए प्लस ये एनर्जी, ठीक है ना। अब ये देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. For example, MnO2 catalyzes the following reaction so as to increase its rate considerably. जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं और KCl ऑक्सीजन बनता है, तो अब बिना MnO2 के कैटलाइज हीट करेंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा, और MnO2 की प्रेजेंस में रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाता है। द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे इन केमिस्ट्री डेफिनेशन में कैटलिस्ट दोनों के लिए यूज होता है जो चेंज करे, पर धीरे धीरे इंक्रीजिंगली कैटलिस्ट का मतलब जब तक बहुत क्लियर कट ना बोल दे तब तक मतलब होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, कि द अदर वन इज कॉल्ड इनहिबिटर, जो रिएक्शन को
रेट को डिक्रीज कर दे। पर अगर कुछ नहीं बोला तो कैटलिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट। द अदर वन इज कॉल्ड द, जो कम करे, इनहिबिटर। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting in an intermediate complex. This has a transitory existence and decomposes to yield products. Products होगा and the catalyst. It is believed that the catalyst provides an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between reactants and products and hence lowering the potential energy barrier. जैसे ये वाला एक पाथ है, पहला वाला विदाउट, ये विदाउट कैटलिस्ट। पर कैटलिस्ट क्या करेगा, वो डेल्टा एच को नहीं बदलेगा। डेल्टा एच इसका ये है, ये वही रहेगा, लेकिन वो एक ऑल्टरनेट पाथवे देके ना वो इनिशियल एनर्जी को बदलेगा ना फाइनल एनर्जी को बदलेगा, पर वो ट्रांजिशन स्टेट जो था पहले बन रहा था उसको बदल देगा। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम कर देगा। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब ये हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो के बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, ये विद कैटलिस्ट। तो इससे फर्क यहां क्या पड़ेगा, वो जो था कर्व, ऐसा कर्व था पहले, एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, तो ये वाली एनर्जी पहले इस तरह से थी, ईट पर माइनस ई ए बाई आर टी। टेम्परेचर वही है, कैटलिस्ट यूज किया तो इस पे कोई ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब क्या हो गया, ई ए डैश बदल गया, कम हो गया, तो ये चीज अपने आप ही बढ़ गई। पहले जो मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे वो भी क्रॉस कर गए। पहले बैरियर ये था, अब बैरियर ही बदल गया, तो वैल्यू भी बदल गया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर एनर्जी बदल गए, बढ़ गए। तो इस तरह से इट इज क्लियर फ्रॉम Arrhenius इक्वेशन दैट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज लोअर ई ए हायर के मतलब फास्टर। A small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactants. A catalyst does not alter Gibbs energy. एक कैटलिस्ट डेल्टा जी को नहीं बदलता, इवन डेल्टा जी को भी नहीं बदलता, डेल्टा एच को भी नहीं बदलता, डेल्टा एस को भी नहीं बदलता। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो किसी को भी नहीं बदलता। एक कैटलिस्ट केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही और फास्ट कर सकता है। अगर एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो एक कैटलिस्ट उस रिएक्शन को नहीं बना पॉसिबल कर सकता, जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। होने वाली रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। अ कैटलिस्ट कैन नॉट मेक अ रिएक्शन हैपन विच इज थर्मोडाइनेमिकली नॉट फिजिबल। डेल्टा जी नहीं बदलता, डेल्टा एच नहीं बदलता, डेल्टा एस नहीं बदलता, इवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलता। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है कि अगर आपके पास कैटलिस्ट यूज करते हो तो जो के एफ है और के बी है, के सी क्या होता है, के एफ बाई के बी, तो के एफ भी बदलता है। के एफ बढ़ता है, मान लो अल्फा के एफ हो गया, पर के बी भी उसी रेट से बढ़ जाता है, तो अल्फा के बी, तो नया के सी स्टिल सेम रहता है। तो के सी इज नॉट अफेक्टेड, के पी इज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम अमाउंट्स आर नॉट अफेक्टेड, only time to reach equilibrium gets affected. Equilibrium reached earlier, जल्दी पहुंच जाता है। देखो यही बातें वो बोल रहे हैं।
A small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactants. A catalyst does not alter Gibbs energy, delta G of reaction. It catalyzes the spontaneous reactions but does not catalyze non-spontaneous reactions. It is also found that a catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction, rather it helps in attaining the equilibrium faster. That is, it catalyzes the forward as well as the backward reactions to the same extent, so that the equilibrium state remains same but reached earlier. A catalyst does not change delta H and delta S of the reaction. ये वाला बता ही चुका मैं, पहले ये था, ये बाद में ये कम हो गया, तो ये वैल्यू अपने आप ही बढ़ गई. इसको इफ स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर ke ग्रेटर देन EA यहाँ पे, और इस वाले में f डैश है, तो क्योंकि EA डैश कम हो गया तो f डैश बढ़ गया, f डैश ग्रेटर देन f हो गया. तो ये चीज, ये KTG एज पर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एज पर काइनेटिक थ्योरी. अच्छा, एक चीज और अब देखो, जैसे कोई रिएक्शन इस तरीके की है, ये लिख भी लो, और एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी कहीं मेटल में लिख लो. तो KF क्या होता है? Arrhenius factor for the forward, EF by RT. KB क्या होगा? Arrhenius factor for the backward reaction, Kc क्या हो जाएगा इस टेम्परेचर T पे? KF by KB, which is AF by AB e to the power minus 1 by RT EAF minus EAF माइनस ये भी उगा नहीं सकते हो. क्या था EF माइनस ये भी? डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन. डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज EAF माइनस EAB. तो Kc हो जाएगा टेम्परेचर T पे पर डेल्टा H पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर EF ग्रेटर देन EAB है तो डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक, EF लेस देन EAB है तो एक्सोथर्मिक. तो इसीलिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये रिलेशन क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हो तो अरेनियस फैक्टर अरेनियस इक्वेशन की तरह ही गया, पर यहाँ पे ये AF बाई AB हो गया, ये KC हो गया, तो एट टेम्परेचर T1 हो जाएगा KC1 RT1, और टेम्परेचर T2 पे KC2 AF AB नहीं बदलेंगे टेम्परेचर के संग, डेल्टा H भी नहीं बदलेगा RT2. जब दोनों को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल उसी तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा, बस यहाँ पे K की जगह KC2 बाई KC1 और EA की जगह ये हमने पढ़ा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के समय. पर वहां पे डेल्टा, वहां पे क्या था K में EA था, EA कभी नेगेटिव नहीं होता, पर डेल्टा H, जैसे कि डेल्टा एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा, K बढ़ेगा, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी के केस में था. लेकिन डेल्टा जगह नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने से K कम होगा. तो हमने पढ़ा भी है ली शटर प्रिंसिपल में.
लेकिन अगर टेम्परेचर सेम रखते हैं और केवल कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे केवल ये बदलता है कि जो EAF है, अगर कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शन से EAF डैश विल बिकम अल्फा टाइम्स पुराना वाला EAF और EAB डैश बन जाएगा, ये नहीं, जो KF है फॉरवर्ड इनराइट कांस्टेंट वो हो जाएगा अल्फा टाइम्स KF और KB डैश हो जाएगा, तो नया KC डैश विल बी KF डैश विच विल बी KF बाई विच इज KC। तो ये सेम ही रहता है, ठीक है। डेल्टा H without catalyst is same as delta H। डेल्टा H पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन EF EAB ये बदलते हैं। EF जितना कम होगा EAB भी उतना ही कम हो जाएगा, तो EF माइनस EAB विल रिमेन सेम। जैसे पहले EF है, नया EF डैश क्या हो गया, सपोज EF माइनस एक्स हो गया, तो EAB डैश भी EAB माइनस एक्स हो गया, तो डिफरेंस अभी भी सेम ही रहेगा। अब चलो कुछ पहले क्वेश्चंस करते हैं, या इसको जैसे ये देखो, द रेट कांस्टेंट्स of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 per second, 0.07 per second, यानी फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही होगी। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ EA एंड A। तो आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मालूम है, ये रिलेशन का सीधा सीधा यूज करना है। लॉग 0.07 बाई 0.02, EA बाई 2.303, 8.314 लिया वाला आंसर जूल में आएगा EA का, और 700 माइनस 500 बाई 700 इंटू, तो इसको सॉल्व करके आपका पूरा वैल्यू, और रेट कांस्टेंट अगर निकालना है और आपने रेनेस फैक्टर निकालना है तो किसी भी, ये तो आप निकाल चुके हो, ये आप निकाल चुके हो, तो किसी भी एक में 0.02 इक्वल टू A हीट पावर माइनस EA बाई R और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये आपने ये डेटा ले लिया। आप चाहे तो ये भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे, वो सेम ही आएगा। यूनिट क्या होगी इसकी, पर सेकेंड, जो K की यूनिट वही A की यूनिट, ठीक है, समझे। फिर जैसे ये है, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोज ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय दिस रिएक्शन एट 600 केल्विन इज दिस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 हो गई, 700 केल्विन, 700 केल्विन। तो यही आपको पूछा क्या है, K2 पूछा है, तो log K2 माइनस log K1 EA बाई, अगेन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, T2 माइनस T1 बाई T1 T2 वाला अप्लाई करो, ये सॉल्व करके वैल्यू आ गया, एंटी लॉग लेके
ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप सॉल्व करना है इस चीज को। ये वाला क्वेश्चन करो एक, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या होगा, आंसर निकालो। आया, क्या होगा अगर नेट रेट कांस्टेंट K1 K3 बाई K2 है, तो ई नेट क्या होगा? ई नेट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E3 माइनस, है ना, ये होगा फॉर्मूला। मतलब 1 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E3 माइनस 1 इंटू E2, क्योंकि अगर K1 पावर x K3 पावर x बाई K2 पावर K3 पावर y K2 पावर z हो, तो ये हो जाता है Z E1 x E1 प्लस y E2 माइनस Z E3। तो यहाँ ये तो E1 कितना है आपका? E1 है 50, E3 कितना है 30 और E2 कितना है 40। तो आंसर 40 किलो जूल पर मोल, एक्चुअली किलो जूल पर मोल। ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करो एक बार। पेज 84।
तो क्या एनर्जी एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड EAF दिया हुआ है 50 किलो कैलोरी। EAB के बारे में पूछा है, हमें मालूम है कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है EAF माइनस, तो EAB क्या हो जाएगा, EAF 50 है माइनस डेल्टा एच। तो अब ये वाली वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, हमें कुछ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो अगर डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है तो ये माइनस होगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 50, एंडोथर्मिक है तो लेस देन 50, और बहुत रेयर केस में इक्वल टू, पर जनरल केस ग्रेटर या लेस, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं मेंशन किया हुआ कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। फॉर एक्सोथर्मिक EAB ग्रेटर देन 50, फॉर एंडोथर्मिक लेस देन 50। ये बताओ, सेकंड, आया सी होगा। ये देखो हमारा एक्सप्रेशन होता है लॉग के लॉग ए माइनस EA बाई वन बाई टी, स्लोप हो गया ये, जो कि हो जाए कितना, इस लाइन का स्लोप कितना है भाई, ये एंगल थीटा है, पर स्लोप के तो ये एंगल लेना पड़ेगा, तो टेन पाएगा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा कितना दिया हुआ है 1 बाई दिया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ये टेन थीटा 1 बाई, तो ये हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, ये हो गया 1 बाई
ई ए इक्वल टू क्या हो गया, तो ये चीज मैच करेगी। कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अरेनियस फैक्टर, तो लॉग ए इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दी हुई, ओ एक्स कितना दिया है 5, हैंस ए विल बी 10 to the power 5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये था फोर्थ वाला, बताओ। फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए, तो ये तो एंडोथर्मिक है, ग्राफ ही एंडोथर्मिक हो सकता नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है, ये दो स्टेप मैकेनिज्म है, तो ये नहीं हो सकता। अब रहेगा ये पहला स्टेप स्लो, मतलब उसका ये ज्यादा होना चाहिए, तो इसका ये इतना है, इसका यहाँ पे देखो ये, और ये सिग्निफिक मतलब ये ज़्यादा है, ये तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहा है कुछ कुछ, ये लेकिन तो यानी ठीक है, पहला स्टेप स्लोवर जो बोला है, दूसरा स्टेप फास्ट। एक ये, फिर ब्रेक लेते हैं। A hydrogenation reaction is carried at 500 Kelvin. If the same reaction is carried out in the presence of catalyst at the same rate, the rate constant नहीं बदला, कैटलिस्ट से रेट कांस्टेंट बदल जाता है, पर इन्होंने क्या हुआ, कैटलिस्ट तो चेंज किया पर टेम्परेचर भी बदल लिया, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि मान लो कैटलिस्ट आपने इंट्रोड्यूस किया, रेट कांस्टेंट बढ़ा, पर टेम्परेचर आपने कम कर दिया जो कि रेट कांस्टेंट को कम करता है, तो कुछ मिला जुला के ऐसा हो जाए कि अभी भी सेम ही रह जाए। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 400 केल्विन, तो टेम्परेचर कम कर दिया। इफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज 120 किलोजूल पर मोल and the normal energy of the reactant is 20 kilojoule per mole, calculate the magnitude of activation barrier that is lowered by catalyst। तो देखो a hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin, K 500 Kelvin पे without catalyst as per question is same as K at 400 Kelvin with, है ना, यही है मतलब। अब ये हो जाएगा अरेनियस फैक्टर ए e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर 500,
अरेनियस फैक्टर ना कैटिलिस्ट से बदलता है ना टेम्परेचर से बदलता है, तो वो तो वही रहेगा। पर E A डैश एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट डिवाइडेड बाई R400, ए तो कट गया, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, यानी EA/5 इज EA डैश बाई 4। EA की वैल्यू बता सकते हो क्या? ये बोल रहा है कि नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 20 है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ये है। यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ बोला नहीं है, तो जो भी है व्हाटएवर, कुछ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नथिंग इज स्टेटेड। तो ये हुआ, तो आपका ये अगर 20 है और ये 120 है तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, विदाउट कैटलिस्ट की बात हो रही है, तो आपके 120, ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? EA डैश एक मिनट एस्टिमेट, इफ द थ्रेशोल्ड रिएक्टेंट इज दिस, ओ ये 100 होगा, तो ये कितना हो गया? 80। तो नया EA डैश हो गया 80, मतलब ये शुरुआत में था। अब EA डैश 80 का मतलब क्या हुआ कि ये तो यही एनर्जी रहेंगी, पर ये बैरियर हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास सही है एक्टिवेशन एनर्जी 80, मतलब ये 100 तक ही पहुंचेगा बैरियर। तो कितना लोअर हो गया? EA माइनस EA डैश मतलब 20, ये लोअर हो गया। तो आंसर 20 हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन बैरियर दैट इज लोअर्ड बाय द कैटलिस्ट, EA माइनस ठीक है, ब्रेक लो, फिर आज तो यही अभी करीबन 2 घंटा जो बचा टाइम है उसमें यही खत्म करेंगे क्वेश्चंस को। थ्योरी थोड़ी सी बचे, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे।